कि तन्हाई का बोझा ढो ढो कमर जवानी की टूटी, कि तन्हाई का बोझा ढो ढो कमर जवानी की टूटी, और चेहरे का लावण्य बचाए नहीं मिली ऐसी बूटी। क्या बात है। और तुम आए तो उम्र हमारी जैसे 16 साल हुई, और मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई। कि फूल सा दिन पहाड़ होता है, कि फूल सा दिन पहाड़ होता है, और रोज सावन आषाढ़ होता है, और आप जितनी नजर चुराते हैं, और प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है। क्या बात है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति मिश्रा आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड के साथ। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं भोपाल से दिनेश प्रभात जी, जिनकी रचनाएं आप सभी फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से देखते सुनते आ रहे हैं। तो आज उनसे ही परिचय करवाते हैं, कुछ बातें जानते हैं उनके जीवन के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में और कविताई के बारे में। तो चलिए, मैं बड़े ही सम्मान के साथ इस मंच पर अभिनंदन करती हूँ सर आपका। मैंने कई बार सुना है कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे, तो उसके संदर्भ में भी कुछ जानने की जिज्ञासा है। देखो क्रांति जी, अगर मैं एक्टिंग करता जी तो मैं फिल्म दुनिया में होता। पहली बात तो जी। मैं भी एक अभिनेता के नाम से जाना जाता। बिल्कुल। दरअसल वो एक्टिंग नहीं थी जी। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़ते पढ़ते कुछ कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में। जी। उसी में से एक होता है स्नेह सम्मेलन भी होता है। तो अब उसमें चूंकि अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता होती है, उसमें भाग लेना होता है। अब हम लोग जो बड़े बड़े थे कॉलेज में, तो वो तो बनने से रहे, तो चूंकि वहाँ नाटक होते थे तो उसमें भी भाग लेना पड़ता था। अच्छा। फैंसी ड्रेस शो होता था तो उसमें भी भाग लेना पड़ता था जी। तो अब ये उसमें जो रोल करते हैं जी, तो वो दरअसल वो अभिनेता का तो नहीं है। जैसे मैंने रामलीला में काम किया। अच्छा। राम का रोल किया 7 साल तक, छोटा था तो 3 साल तक लक्ष्मण का किया। अच्छा। जब मूंछों की रेखाएं नहीं आई थी तो सीता का रोल किया। तो ये सारे अभिनय मैंने किए हैं। जी जी। इसमें सजीवता थी, ये भी है जो अच्छी बात है। मुझे हमेशा प्रथम पुरस्कार मिला है। अच्छा। लेकिन वो कोई लक्ष्य जैसा नहीं था, इसलिए मैं उसको अब अभिनेता या एक्टिंग तो नहीं मान सकता। वो हमारे एक बाल सुलभ स्कूल में जो गतिविधियां थी उसी का हिस्सा था, लेकिन मैंने किया, इसमें कोई शक नहीं। लोगों का दिल जीता। अगर रोने वाले कोई मैंने रोल अदा किए हैं तो उसमें लोगों को रुलाया। हाँ, अगर जोश दिलाने वाले थे, वीर रस वाले थे, ऐसी भी भूमिकाएं थी तो मैंने जो लोगों के खून में गर्मी लाने का भी प्रयास किया। क्या बात। ये सारी की सारी चीजें हैं जी, लेकिन अभिनेता नहीं रहा। उसको ये कहना ठीक नहीं। मूलता तो कवि ही हूँ, कवियों में भी गीतकार ही हूँ। अच्छा। हाँ जी। गजलकार भी हूँ साथ में। जी जी। लेकिन मेरी जो गजलें हैं वो चूंकि मैं हिंदी भाषी हूँ जी, तो उसमें उर्दू की अपेक्षा हिंदी का प्रयोग चूंकि ज्यादा होता है जी, तो उसमें गीतात्मकता ही ज्यादा होती है जी, लेकिन शर्तें गजलों की होती है। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो कभी हटती नहीं है उससे जी। तो ये सारी चीजें हैं जी। जीवन के पड़ाव कुछ इस तरह आगे बढ़ते रहे। और बिल्कुल सर, अनुभव इस समय जो रचनाओं को लेकर था कि वास्तव में एक मुद्दा चल रहा है, अगर देखा जाए कि जो रचनाकार है मंचों पर, वो और जो यथार्थ में लिख रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं अपने दृष्टिकोण से? देखो क्रांति जी, मंच का जहाँ सवाल है जी, मंच एक बहुत ही आदरणीय शब्द है। बिल्कुल। क्योंकि मंच एक ऊंचाई का नाम है। बिल्कुल। ऊंचाई का नाम का मतलब यह है कि वहां पर
वही व्यक्ति बैठेगा जो कविता का विशेषज्ञ भी होगा, बिल्कुल कविता को अच्छे ढंग से लिखता होगा, अच्छे ढंग से पढ़ता होगा, जी, क्योंकि मंच से ही दूर तक आवाज जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कवि सम्मेलन के मंच का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को जागृत करने में। बिल्कुल अगर वो प्रेम की कविताएं लिखता है तो प्रेम होता है, बिल्कुल, और अगर ओज की कविताएं लिखता है तो वो देश में एक नया जोश जगाता है। बिल्कुल और कविताओं का ही योगदान हमारे देश को आजाद करने में भी बहुत रहा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम मंच के कवि हैं, बिल्कुल, तो हमारे दायित्व तो हमारे देश के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है, और बिल्कुल। प्रेमिल व्यवहार को जिंदा रखने के लिए भी है। यथार्थ है, यथार्थ। और अगर इससे कोई कविता भटकती है, जी, तो भटकती है तो फिर वो कवि कहलाने का उसको अधिकार नहीं है। यथार्थ, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मंच पर जब हम बैठे हैं तो हमारे श्रोताओं में एक मूंगफली बेचने वाले से लेकर, एक कुर्ते पजामे बंडी पहनने वाले से लेकर तो टाई सूट तक के लोग होते हैं। बिल्कुल, एक प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी से लेकर तो IAS अधिकारी यथार्थ, तक वहां पर मौजूद होते हैं। यथार्थ, अब आपको कविता पढ़ने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारे श्रोताओं का कौन सा समाज हमारे बीच में बैठा हुआ है। यथार्थ है, यदि आप वहां पर चुटकुले सुनाएंगे, बिल्कुल, वहां पर नोक झोंक करेंगे, वहां पर वो बातें करेंगे जो घर में कमरे में होनी चाहिए, यथार्थ है। तो उसको तो वो भी जीते हैं भाई, जो बिल्कुल। सामने बैठे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीता है। और आपकी कविता यदि डायरी में लिखी है और धोखे में यदि वो पढ़ने में, बच्चों के पढ़ने में आ जाती है, पत्नी की आ जाती है, बहू की आ जाती है, और वो उस रचना को पढ़कर यदि शर्मिंदगी में गड़ जाते हैं, तो आप समझ लें कि आपकी छवि क्या होगी। वास्तव में तो कविता तो वही है जो माता पिता के सामने पढ़ी जाए, यथार्थ, बहू बेटे के सामने पढ़ी जाए, यथार्थ है। बेटी दामाद के सामने पढ़ी जाए, बिल्कुल। पोते पोतियों के सामने पढ़ी जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपको रचनाकार कहलाने का हक है। यथार्थ, यदि मंच का कवि या मंच की कविता समाज को प्रदूषित करती है, उसको अच्छे रास्ते से भटकाती है, तो आप लिफाफे तो बटोर सकते हो, बिल्कुल, एक मदारी की तरह, यथार्थ, एक विदूषक की तरह है, सर्कस का है जो मतलब है जो रोल अदा करके, लेकिन आप अपने दायित्व से विमुख होते हैं। विमुख हो रहे हैं, बिल्कुल, जो पहली प्राथमिकता। तो ये विमुखता जो है, जी जी, यही आज के कवि सम्मेलन की खूबसूरती है। वास्तव में दिक्कतें हमारे देश में ये हो रही है कि पहले कविता हमारा शौक तो होता था, बिल्कुल, लेकिन वो शौक जो है वो समाज को सुधारने का काम करता था। बिल्कुल, पेट भरने के लिए हमारी नौकरियां होती थी, हमारे व्यवसाय होते थे। आप उठा उठा के देख लीजिए, यथार्थ, बहुत सारे लोग शिक्षक मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, लेक्चरर मिलेंगे, सारे के सारे, और वही लोग साहित्यकार भी अधिकतर होते थे, बिल्कुल, लेकिन वो पेट भरने के लिए अपना व्यवसाय करते थे और समाज को दिशा देने के लिए रचनाओं का सृजन करते क्या थे। बात है, बिल्कुल। आज यथार्थ। हालत ये हो रही है कि बेरोजगारी मिटाने के लिए हाँ, कविता पढ़ी जा रही है, मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, मंच से डमरू बजाए जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, दर्शकों की भीड़ इकट्ठी की जाती है, यथार्थ है, और फिर आप, अरे भाई, पैसे कमाने का यदि वो रास्ता है, आज तो कवि सम्मेलनों को उद्योग की परिभाषा दे दी गई है, दर्जा दे दिया गया है। यथार्थ, ये एक उद्योग है, कविताओं का एक उद्योग है। तो जहाँ उद्योग होंगे वहाँ पूंजीपति भी होंगे, वहाँ लखपति भी होंगे, तो फिर क्या, जो दूसरे लोग क्या मजदूर हैं फिर सारे के सारे। वास्तव में तो ये जो सोच जो चला है आजकल कविताओं से पैसा कमाने का, और फिर देखिए जब कविता व्यवसाय बन जाती है तो वहाँ हर चीज का पतन शुरू होता है। यथार्थ, मुझे बड़ा दुख होता है उस समय जब कवि कहकर किसी की हंसी उड़ाई जाती है और कवित्री का नाम आते ही लोग उसके बारे में बहुत सारी व्यर्थ की बातें करने लगते हैं। यथार्थ है, मैं आपको एक बात कह दूं, मैं बचपन से ही नारियों का बहुत सम्मान करता हूँ, बिल्कुल, महिलाओं को हमेशा आदर देता आया हूँ, और बेटियों को खूब प्यार करता हूँ। जी,
तो जहाँ कोई भी किसी भी तरह का लांछन इनके ऊपर लगाने का प्रयास करता है, बिल्कुल कोशिश करता है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये हमारे देश की महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि नहीं विदेशी महिलाओं के बारे में बात हो रही है। यथार्थ। तो मेरा कवियों से हमेशा ये आग्रह है कि मंच पर आप जाएं, उसको उद्योग धंधा नहीं बनाएं, यथार्थ। उसको कमाने का विषय नहीं बनाएं। यथार्थ। आपको जो मिलता है आप उसको ले लें, ठीक है। ये मानते हैं कि हर आदमी घर फूके तो कुछ भी तमाशा नहीं कर सकता है, ना देख सकता है। यथार्थ है। आपका जाने में अब उनके खर्चे नहीं हों आपके, आप घर को छोड़कर जाते हैं, यात्रा करते हैं, आपको पूरी की पूरी चीज मिलना चाहिए और सब लोग देने के लिए तैयार भी होंगे आराम से। बिल्कुल। लेकिन कविता को इतनी महंगी मत बनाइए कि जो समाज को रास्ता दिखाने की वस्तु है वो दुर्लभ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भटकाने लगे जी। अगर आप ऐसा करेंगे कवि की छवि बरकरार रहेगी। आप इस समय कवि तो नहीं है, कवि के जरिए कुछ और सुना रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आप अपने सुख के लिए, अपनी जेब भरने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और पूरे समाज को यदि भ्रष्ट कर रहे हैं, उसको कविता की जगह चुटकुले सुना रहे हैं। और आज की नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं कि कविता होती क्या है वास्तव में। और आप यही दिखा रहे हैं कि कविता यही है और कवि मैं ही हूँ। तो इससे बढ़कर पाप आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते वास्तव में। तो यही स्थिति आज देश में हो रही है। कविता के मंच को भटका दिया गया है। बुरा लगता है बहुत से लोगों को, सच बात है, उनको सहन नहीं होती है, लेकिन हकीकत यही है कि कविता को जिंदा रखना चाहिए। वही समाज के प्रदूषण को खत्म करने वाली चीज है, वही प्रेम को बढ़ाने वाली चीज है, और वही आपको सम्मान देने वाली चीज है। वास्तव में कितना ही आप घर वालों से पूछिए, अपने घर वालों से, बिल्कुल अपनी पत्नी से पूछिए कि आप जो 1 लाख का लिफाफा उसके हाथ में रख देते हैं, जी जी, वो रखते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं कि उसको खुशी इस बात की नहीं है कि उस लिफाफे में 1 लाख रुपए हैं। उसकी आंखों में आंसू इसलिए आते हैं कि इस 1 लाख का जो लिफाफा आपने हाथ में रखा है, उसके लिए मैंने कितने दिन आपके बिना बिताए हैं घर में। यथार्थ। बच्चों ने कितने दिन है जो एक पिता के बिना बिताए हैं। यथार्थ। उस 1 लाख रुपए का खर्च करने का आपके पास समय ही नहीं है। मुझे कहीं ले जाने का या किसी उत्सव में जाने का समय नहीं है, तो करेंगे वास्तव में। यथार्थ। तो आप उतना कमाइए जितना आपको परिवार को पालने में जरूरत हो, आपकी जरूरत में, आज के समाज के हिसाब से जीने में हो। लेकिन वो सारा पैसा साथ तो जाएगा नहीं। मैंने भोपाल में 5 कवियों की मौतें देखी है, बड़े बड़े कवियों की जी। ओम प्रकाश आदित्य है, नीरज पुरी है, ओम व्यास हैं, लाड़ सिंह गुर्जर है। अब कहने में दिक्कत यह होती है कि वो नहीं रहे, हमारा शहर अपराधी है उसके लिए, पर सवाल यह कि गलती किसकी है। यथार्थ। कवि सम्मेलनों के पीछे इतना क्यों भागते हो भाई। यथार्थ। कभी आप ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में पुल से नहीं जाएंगे, नीचे पटरी को क्रॉस करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे कवियों को देखा है क्रांति जी, जो ट्रेन खड़ी हुई है और उसके नीचे से निकल के दूसरी ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। ट्रेन को चलते हुए भी देखा, उसको घायल होते हुए भी देखा। तो ये सारी चीजें हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम एक दौलत के पीछे इतना ज्यादा भाग रहे हैं। और अगर दौलत के पीछे नहीं भी भाग रहे हैं तो ये अंधत्व है ना। यथार्थ। कविता ऐसा नहीं कहती है कि आप अंधे होकर मुझे लिखिए और मुझे सुनाइए। वास्तव। तो आप सतर्क होना चाहिए आदमी को। बिल्कुल। कवि सम्मेलन की दिशा ठीक नहीं है। बिल्कुल। और जो दिशा देने का काम करते हैं उनको गलत समझा जाता है। वास्तव में। और हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि खोटा सिक्का असली सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। यथार्थ। ये अर्थशास्त्र आज लागू हो रहा है। जो कवि नहीं है वे अपने आप को कवि समझ रहे हैं, और जो असली कवि हैं उनको ये कहना चाहिए कि क्या शब्द बोलूं, उनको वो कवि ही नहीं मानते। पहली बात स्वीकार ही नहीं करते। हाँ, उनको स्वीकार नहीं करते या उनकी हंसी उड़ाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनका जो मापदंड है वो ये है कि हम कितनी बार है जो
तालियां पिटवा सकते हैं लोगों से, वास्तव में ठीक है। कितनी बार है जो लोगों से वाहवाही करवा सकते हैं। वास्तव में हकीकत में ये है कि ना वाहवाही वो करवाते हैं, ना तालियां हैं जो उनके हिस्से में आती हैं। वो मांग मांग कर, सच कह दूं तो भिखारी बनकर है जो वो तालियां मांगते हैं। यथार्थ उनको ये दिखता है कि इसने ताली नहीं बजाई तो वो उससे भी मांगेंगे, बिल्कुल पीछे से नहीं आई तो पीछे से भी मांगेंगे। बिल्कुल कभी को उठाएंगे, उसके पहले खुद बोलेंगे, उसके लिए जो उनको ताली चाहिए। जो उठाने के लिए चाहिए, उठाने के लिए बीच बीच में उनको तालियां मांगनी है। यहाँ तक कि बैठने के बाद ये उसके पहले जो नहीं सुनाई है पंक्तियां, उस पर भी उनको तालियां चाहिए। वास्तव में तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। अगर आपकी रचना में दम है, लोग तंग आपकी बात पहुंच रही है, तो आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मैं बता रहा हूँ ना, ठंड में भी लोग ठिठुरते हुए बैठेंगे ना, उनकी जेब में हाथ होगा, कोट में भीतर हाथ होगा, तो वो भी निकाल कर तालियां बजाएंगे आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को जिस दिन हमारे कवि समझ लेंगे, उस दिन मंच धन्य हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कवियों की छवियों में चार चांद लग जाएंगे, यथार्थ है सर। और मेरे जैसे व्यक्ति का सपना पूरा हो जाएगा। यथार्थ है सर। इसी क्रम में हमारे श्रोता आपकी कुछ रचनाएं भी सुनना चाहते हैं। मैंने भी सुना है आप गीत बहुत अच्छा गाते हैं, तो कुछ गीत और कुछ गजलें। इस तरह से ये तारीफें प्रशंसाएं कर करके ही मुझे लोगों ने पता नहीं क्यों एक ऐसा बना दिया है। जी। लेकिन वास्तव में ये प्यार है सब लोगों का, ये मेरी एक दौलत है जी। अब आपने गीत पढ़ने का कहा, मैं पहले एक दो मुक्तक पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्वागत है सर। स्वागत। जो आपके सामने एक गीत पढ़ूँ। बिल्कुल स्वागत है। कि दर्द की नाब्ज़ जान ली हमने, वाह। कि दर्द की नाब्ज़ जान ली हमने, वाह। और वक्त की बात मान ली हमने। क्या बात है। और प्यार के पंख क्या दिए तुमने, वाह। और व्योम छूने की ठान ली हमने। वाह वाह, क्या बात। कि व्योम छूने की ठान ली हमने। क्या बात है। आप जब संग संग होते हैं, क्या बात है। कि आप जब संग संग होते हैं, वाह। और एक एक पल पतंग होते हैं, और आप पायल से जब खनकते हैं, क्या बात। और स्वर मेरे जल तरंग होते हैं। क्या बात। और आप पायल से जब खनकते हैं, और स्वर मेरे जल तरंग होते हैं। क्या बात है। और ये भी देखिए, स्वागत। कि फूल सा दिन पहाड़ होता है, वाह। कि फूल सा दिन पहाड़ होता है, और रोज सावन आषाढ़ होता है। क्या बात है। और आप जितनी नजर चुराते हैं, वाह। और प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है। क्या बात है। क्या बात। और प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है। क्या बात है। अद्भुत। तो ये मुक्तक थे जी। अब चूंकि ये गीत का आग्रह है आपका, जी जी बिल्कुल स्वागत। तो मैं, मेरा एक बहुत चर्चित गीत है जी। वो आपके सामने पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्वागत। कारण क्या है कि अब चूंकि आपने अकस्मात ये सब योजना बनाई है, तो मैं कुछ इस तरह की उसमें भी नहीं था। मैं बहुत नई रचनाएं भी आपको पढ़ता, जी जी। लेकिन ये मेरा चर्चित गीत है, पढ़ रहा हूँ आपके सामने। स्वागत स्वागत। मैं एक ऐसा रचनाकार हूँ जी, जिसने अपने गीतों में जी शहरों का बहुत उपयोग किया है। अच्छा। और शहर भी वो जो अपनी अपनी विशेषताओं के कारण चर्चित रहे हैं। जी जी। और
शहरों को श्रृंगार में पिरोना बहुत बड़ी बात है, अच्छा, लेकिन जी, मैंने अक्सर इस तरह के प्रयोग किए हैं। जी, तो मैं इस गीत को आपके सामने जी, पढ़ता हूँ स्वागत है। कि आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई। वाह, कि आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई। वाह, और मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनीताल क्या बात है, हुई। क्या बात है। आंखें नैनीताल हुई। वाह, और छंद देखे स्वागत है। कि तन्हाई का बोझा ढो ढो कमर जवानी की टूटी। कि तन्हाई का बोझा ढो ढो कमर जवानी की टूटी। और चेहरे का लावण्य बचाए नहीं मिली ऐसी बूटी। क्या बात है। और तुम आए तो उम्र हमारी जैसे 16 साल हुई। क्या बात है। और मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनीताल हुई। आंखें नैनीताल हुई। वाह, वाह, और ये जो छंद देखें, स्वागत है। कि तारों ने संन्यास लिया था चांद बना था बैरागी। वाह, कि तारों ने संन्यास लिया था चांद बना था बैरागी। रात साध्वी बनकर काटी दिन काटा बनकर त्यागी। क्या बात है। और तुम आए तो उम्र भिखारिन जैसे माला माल हुई। क्या बात। और मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनीताल हुई। क्या बात है। आंखें नैनीताल हुई। वाह। और ये छंद भी देखें, स्वागत है। कि कल तक तो सपनों की बगिया में पतझड़ का शासन था। कि कल तक तो सपनों की बगिया में पतझड़ का शासन था। वाह। और कलियां थी लाचार द्रौपदी मौसम बना दुशासन था। क्या बात है। और तुम आए तो लगा सुहागन हर पत्ती हर डाल हुई। और मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनीताल हुई। आंखें नैनीताल हुई। वाह, वाह। और ये मेरे जीवन का सत्य है। स्वागत कि आंखें नैनीताल हुई। स्वागत। और बस्ती में रह कर भी हमने उम्र पहाड़ों में काटी। क्या बात है, क्या उपमान है। बस्ती में रह कर भी हमने उम्र पहाड़ों में काटी। और कभी मिली है हमें ढलाने कभी मिली ऊंची घाटी। क्या बात है। और तुम आए तो धूल राह की चंदन और गुलाल हुई। और मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनीताल हुई। आंखें नैनीताल हुई। और ये गीतकार कृष्ण। स्वागत है। ये आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है क्योंकि जब हमारे कोई अपने लोग मिलते हैं तो एक बड़ी खुशी होती है जी। ये उसी तरह से लिखा गया जी, जी, स्वागत है। कि अंधे को मिल गई आँख भूखे को आज मिली रोटी। क्या बात है। कि अंधे को मिल गई आँख भूखे को आज मिली रोटी। और जीवन की ऊसर धरती में डूब उगी छोटी छोटी। और तुम आए तो सभी निलंबित खुशियां आज बहाल हुई। और मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनीताल हुई। क्या बात है। आंखें नैनीताल हुई। क्या बात है। आप
आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई, और मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, क्या बात है, क्या बात है। आंखें नैनीताल हुई। अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद बहुत सर बहुत आपका, धन्यवाद आपने कांति इतनी जी। सुंदर रचना सुनाई। आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, जी मुझे अपनापन दिया जी। और मुझे इस योग्य समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सानिध्य मिला सर, वो बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य। तो एक अंतिम रचना 2-4 मिनट की, या फिर आप गीत या गजल जो भी आपको उचित लगे। जैसे मैंने कहा था ना कि मैं शेरों का उपयोग खुद करता हूँ। जी जी। तो इसी की झलक आपको मिलेगी कि आप बैठे बैठे घर में पर्यटन स्थलों के सैर कैसे कर सकते हैं। अच्छा। ये एक इस तरीका है जी। कि पाकर तुमको हुए हौसले, कि पाकर तुमको हुए हौसले, अपने आज बुलंद, वाह। और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद। क्या बात है, क्या कि बात है। पाकर तुमको हुए हौसले, अपने आज बुलंद, और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद। क्या बात है। और ये देखिए स्वागत है। छंद कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का एक खेत, क्या बात है। कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का एक खेत, क्या और बात है। दांत दूधिया सागर तट पर जो चमकीली रे, वाह। वो देख तुम्हारा रूप चांद ने कर ली आंखें बंद, क्या बात। और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला क्या बात। छंद, वाह। एक रसीला छंद। और ये भी देखिए, बिल्कुल स्वागत। आंखें ऊटी ओंठ मसूरी वाह। और मनाली गाल, क्या बात है। कि आंखें ऊटी ओंठ मसूरी और मनाली गाल, और सघन पचमढ़ी के जंगल से ये घुंघराले बाल। वाह वाह। कि आंखें ऊटी ओंठ मसूरी और मनाली गाल, वाह। कि आंखें ऊटी ओंठ मसूरी और मनाली गाल, और सघन पचमढ़ी के जंगल से ये घुंघराले बाल, और हंसी तुम्हारी जल प्रपात का देती है आनंद, क्या बात है। और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। अद्भुत। और आगे भी देखिए, स्वागत है। कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, वाह। कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, और वक्ष पे जैसे डेरा डाले सांची के स्तूप, और कौन जिसे समीप तुम्हारा आए नहीं पसंद, क्या बात है। और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। क्या बात है। और ये और देखें, स्वागत है। कि गंगा तट की याद दिलाते ये अधूरों के पाठ, वाह। कि गंगा तट की याद दिलाते ये अधूरों के पाठ, और काला तिल नर्मदा किनारे जो से ठानी घाट,
और क्या हम तो इनके जन्म जन्म से रहे जरूरतमंद। क्या और बात। प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद। वाह। और ये गीत का आखिरी बंद। स्वागत स्वागत। कि धड़कन के स्वर हुए सुरीले, पल पल महकी सांस। वाह। कि धड़कन के स्वर हुए सुरीले, पल पल महकी सांस। और चोरी चोरी आ बैठा है हाँ। पलकों पर मधुमास। क्या बात है। और तुम आए तो बिखर गया है जीवन में मकरंद। और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद। अद्भुत। कि पाकर तुमको हुए हौसले अपने आज बुलंद। और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। मित्रों, आज थे हमारे मध्य दिनेश प्रभात जी, जिनके आपने गीत सुने, जिनसे हमने वार्ता की, जिनके विषय में हमने जाना। तो चलिए एक अगले एपिसोड में एक नवीन रचनाकार के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक आरंभ का आरंभ यह अनवरत रहेगा और मिलते हैं एक नवीन रचनाकार के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, प्रणाम, नमस्ते, शुभ संध्या। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम हार दो।